तो दिल्ली के दंगल की असली लड़ाई तो आज शुरू हुई। इसकी दो वजह है। पहली तो यह कि आज दिल्ली में नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन था, लेकिन दूसरी सबसे महत्वपूर्ण वजह यह है कि आज बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में जिस तरह के वादे दिल्ली वालों से किए हैं, उसे देखकर आम आदमी पार्टी को जरूर चिंता हुई होगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी का संकल्प क्या केजरीवाल पर आपदा है? आज पूरा सच में हम बीजेपी के संकल्प पत्र के पीछे छुपी राजनीति पर बात करेंगे। क्या बीजेपी केजरीवाल के ही हथियार से केजरीवाल का शिकार करना चाहती है? इसके अलावा आज पूरा सच में हम जानेंगे कि दिल्ली के पूर्वांचल के वासी और दिल्ली के गुर्जर और जाट निवासी कैसे चुनाव में निभाएंगे अपना अपना किरदार। किस पार्टी से है, किस वोट बैंक पर किस पार्टी की है नजर, जानेंगे पूरा सच। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज दिल्ली में पार्टी का संकल्प पत्र जारी कर दिया। उन्होंने महिलाओं, बुजुर्गों, विधवा, दिव्यांगों और गरीबों के लिए पार्टी की योजनाएं बताई। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने कहा कि आप सरकार ने दिल्ली के नागरिकों के साथ धोखा किया है और यह सरकार गरीबों को परेशान करती है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने कोरोना के दौरान पूर्वांचल वालों को भी परेशान किया था। आज पूरा सच में हम आपको बीजेपी के संकल्प पत्र पर होने वाली राजनीति और इसका मतदाताओं पर कितना असर होगा ये बताएंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि बीजेपी के संकल्प पत्र में क्या क्या वादे किए गए। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि महिला समृद्धि योजना के तहत 2,500 रुपए प्रति माह देगी बीजेपी अगर सरकार में आई तो, और उसे पहली कैबिनेट में लागू कर दिया जाएगा। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में बात कही है। बीजेपी ने वादा किया है कि गरीब महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर और होली और दीपावली पर निःशुल्क फ्री में सिलेंडर मिलेगा। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए नगद और न्यूट्रिशन किट भी दी जाएगी। पहली कैबिनेट बैठक में आयुष्मान भारत योजना लागू करेंगे, ऐसा बीजेपी ने वादा किया है। और इस योजना से सभी नागरिकों को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। सभी वरिष्ठ नागरिकों का 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जाएगा और इसके अलावा ओपीडी चिकित्सा और सारी जांचें मुफ्त होंगी वरिष्ठ नागरिकों के लिए। और वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन 2,000 से बढ़ाकर 2,500 की जाएगी, ये बीजेपी का वादा है। वहीं दिव्यांग, विधवा और वंचित लोगों को भी 2,500 से बढ़ाकर जो उनकी पेंशन थी या उनको सहायता थी प्रतिमाह की, वो अब 3,000 रुपए हर महीने कर दी जाएगी अगर बीजेपी सत्ता में आई तो। और गरीब क्षेत्रों में अटल कैंटीन के माध्यम से सिर्फ 5 रुपए में पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। और दिल्ली में वर्तमान में चल रही जन कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी, यानी फ्री बिजली, पानी की सुविधा जो फ्री में मिलता है, बस सुविधा बीजेपी की सत्ता में आने के बाद भी जारी रहेगी। आइए सुनते हैं संकल्प पत्र जारी करते हुए बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा ने क्या कहा। जो दिल्ली में जन कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, वह सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर जारी रहेंगी। महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति माह 2,500 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा और पहली कैबिनेट मीटिंग में महिला समृद्धि योजना फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में पारित किया जाएगा। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए तीनों प्रमुख पार्टियों ने वादों की झड़ी लगा दी है, जिसमें मुफ्त बिजली, पानी, बस यात्रा और महिलाओं के लिए नकद लाभ शामिल है। आम आदमी पार्टी के लोक लुभावन वादों की काट करने के लिए पहले कांग्रेस और अब बीजेपी ने महिलाओं, बुजुर्गों, बेरोजगारों के लिए आकर्षक वादों का ऐलान कर दिया है। सभी पार्टियों ने महिलाओं को लुभाने के लिए बढ़ चढ़कर दांव चला है। आम आदमी पार्टी ने जहां महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपए देने का वादा किया, तो कांग्रेस और बीजेपी ने भी 2,500 रुपए देने की घोषणा कर दी है, यानी आम आदमी पार्टी से 500 रुपए ज्यादा। साथ ही बीजेपी ने गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए और 6 पोषण किट देने की भी घोषणा की है। आम आदमी पार्टी ने जहां 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का इलाज
पूरी तरह से मुफ्त करने का ऐलान किया है, तो वहीं बीजेपी ने आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू करने और इसके साथ 5 लाख रुपए का अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा हेल्थ कवर सभी बुजुर्गों को देने का ऐलान किया है और 10 लाख रुपए तक का इलाज सभी वरिष्ठ नागरिकों का मुफ्त में किया जाएगा, ये वादा किया है। जबकि कांग्रेस ने 25 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का वादा किया है। बीजेपी के संकल्प पत्र में वरिष्ठ नागरिकों, बेसहारा महिलाओं और विधवाओं के लिए 3,000 रुपए तक की पेंशन का वादा भी है। वहीं आम आदमी पार्टी ने ऑटो चालकों के लिए, जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, उनके लिए 10 लाख रुपए का बीमा, उनकी बेटी की शादी में 1 लाख रुपए की सहायता का वादा किया है। जबकि कांग्रेस 1 साल की अप्रेंटिसशिप के दौरान हर महीने 8,500 रुपए देने का वादा कर रही है। आम आदमी पार्टी जहां वादा कर रही है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार बनने पर सरकारी स्कूलों में मुफ्त पढ़ाई, 20,000 लीटर मुफ्त पानी, 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा, बुजुर्गों के तीर्थाटन जैसी योजनाएं जारी रहेंगी। वहीं बीजेपी ने कहा है कि दिल्ली में चल रही सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को वो जारी रखेगी अगर वो सत्ता में आती है तो, और इन्हीं अधिक प्रभावी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाएगा इन योजनाओं को, ऐसा बीजेपी ने वादा किया है। वहीं कांग्रेस ने 200 यूनिट की बजाय 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया है। तो ये है वादों का पिटारा जो सभी राजनीतिक पार्टियों ने दिल्ली की जनता से किया है। लेकिन सवाल ये है कि कौन सी पार्टी इन वादों को पूरा करने पर खरी उतरती है। माफ कीजिएगा, जहां बीजेपी कह रही है कि वादों को पूरा करने के मामले में उसका रिकॉर्ड शानदार रहा है, वहीं आम आदमी पार्टी पूछ रही है कि क्या अब बीजेपी उसी के रास्ते पर तो नहीं चल रही है। आइए सुनते हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी का क्या कहना है। कि 2014 में हम लोगों ने 500 प्रॉमिसेस किए थे और जिसमें से 499 वर डिलीवर्ड। इट वाज 99.99%। अगर मैं बात करूं 2019 की, तो वी हैड प्रॉमिस 235, वी कंप्लीटेड 225, और जो बाकी भी बचे थे वो भी इम्प्लीमेंटेशन के स्टेज पर थे। इट वाज 95.5%। जो हम बार बार कहते थे कि फ्री की रेवड़ी नुक्स वो देश के लिए खराब नहीं है, भगवान का प्रसाद है, मोदी जी भी कहें सामने आके कि मैं गलत था, केजरीवाल सही था और ये फ्री की रेवड़ी देश के लिए अच्छी है। हालांकि केजरीवाल के बयान पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि केजरीवाल रेवड़ी और विकास का फर्क नहीं समझ पाएंगे। उन्होंने कहा कि जब आम आदमी पार्टी बोलती है तो ऐसा लगता है कि जैसे वो खैरात बांट रहे हैं, और जब भाजपा बात करती है तो संपूर्ण समाज को साथ लेकर सुविधाओं के माध्यम से समाज के हर व्यक्ति को खड़ा करने की बात करती है। आपको बता दें कि केजरीवाल के चुनावी वादों की बहुत चर्चा हो रही है और इसकी वजह है उनका पास्ट रिकॉर्ड, यानी पुराना रिकॉर्ड। आपको भी याद होगा कि दिल्ली की गद्दी पाने के लिए 11 साल पहले केजरीवाल ने कई वादे कर चुनावी मैदान में एंट्री मारी थी और उसका यह नतीजा हुआ कि वो बम्पर वोटों के साथ चुनाव जीते। लेकिन अब 11 साल गुजरने के बाद उनके वादों और दावों पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल केजरीवाल ने वादे तो काफी किए, लेकिन उन वादों की डिलीवरी आधी अधूरी ही रही है। आइए पूरा सच जानते हैं कि आखिर केजरीवाल के वादों पर सवाल क्यों उठते हैं, इस चुनाव में भी क्यों सवाल उठ रहे हैं, और इसके लिए हमें केजरीवाल के अधूरे वादों की लिस्ट को देखना होगा, समझना होगा। केजरीवाल का पहला वादा था कि वो दिल्ली के स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बनाएंगे, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी दिल्ली के 2 लाख छात्र शिक्षा से वंचित हैं। केजरीवाल का दूसरा वादा था कि पूरी दिल्ली को वो 24 घंटे साफ सुथरा जल मुफ्त में नल से उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन हकीकत में दिल्ली में 43% झुग्गीवासी बोतलों और टैंकर से पानी खरीदकर पीने को मजबूर हैं। केजरीवाल का तीसरा वादा, केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली को फ्री क्लिनिक और अस्पतालों का मॉडल बनाएंगे, लेकिन हकीकत यह है कि दिल्ली में 70% मरीज आज भी प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं। केजरीवाल का चौथा वादा, केजरीवाल ने कहा था कि वो 5 साल में यमुना को सुंदर और साफ बना देंगे,
लेकिन हकीकत देखिए, यमुना पहले से भी गंदी और प्रदूषित हो गई है। 5वें वादे का हश्र भी देखिए केजरीवाल के। केजरीवाल ने दावा किया था कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त कर देंगे, लेकिन साल दर साल आप और हम सब देखते हैं कि दिल्ली की हवा और भी ज्यादा प्रदूषित होती जा रही है। कम से कम प्रदूषण तो कम नहीं हुआ। छठा वादा, केजरीवाल करप्शन मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली के नाम पर चुनाव जीते थे, लेकिन हकीकत यह है कि खुद भ्रष्टाचार के आरोप में केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं। यानी खुद सीएम, डिप्टी सीएम, 5 मंत्री, 1 सांसद और 10 विधायक भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके हैं। केजरीवाल का 7वां वादा, दिल्ली का मुख्यमंत्री एक आम आदमी की तरह रहेगा, लेकिन केजरीवाल ने अपने सीएम हाउस पर करीब 50 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च कर दिए और उसे बेहद आलीशान बनाया। लोग अब इसे शीश महल बोलकर तंज कसते हैं। केजरीवाल का 8वां वादा, केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली की सड़कें लंदन और पेरिस जैसी विश्व स्तरीय बनाएंगे, वर्ल्ड क्लास बनाएंगे, लेकिन हकीकत यह है कि दिल्ली की सड़कों का बेड़ा गर्क हो चुका है। 9वां वादा, केजरीवाल ने वादा किया था कि गाजीपुर कचरे का जो पहाड़ है गाजीपुर में उसे साफ किया जाएगा, लेकिन वो पहाड़ आज भी जस की तस ऐसा ही सीना ताने खड़ा है और उसमें रोज हजारों क्विंटल कचरा रोज डाला जा रहा है। और केजरीवाल के इन्हीं अधूरे और झूठे वादों की लिस्ट गिनाकर बीजेपी कह रही है कि इस बार दिल्ली चुनाव में जीत बीजेपी की ही होगी। तो यह है केजरीवाल के झूठे वादों की लिस्ट। तो आइए सुनते हैं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने क्या कहा। 5 फरवरी को जब चुनाव होगा, आपदा का सफाया होगा, दिल्ली में बीजेपी का डबल इंजन का मुख्यमंत्री जब 8 तारीख को आएगा, उसके बाद से दिल्ली को विकास के उस पथ पर ले जाना है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे हिंदुस्तान को लेके जा रहे हैं। तो भारत में कहीं भी चुनाव हो, जाति की राजनीति सामने आ ही जाती है। जाति है कि जाति नहीं, यहां तक कि देश की राजधानी भी इससे अलग नहीं है, अछूती नहीं है। दिल्ली चुनाव में भी जाति के एंगल पर खूब चर्चा हो रही है और इन्हीं में से एक जाति है जाट, जिस पर हर पार्टी की नजर है। एक तरफ केजरीवाल जाटों के आरक्षण को मुद्दा बना रहे हैं, वहीं बीजेपी के पास कई जाट नेता हैं जो केजरीवाल के कार्ड को काट रहे हैं। बीजेपी के पास प्रवेश वर्मा और आप छोड़कर बीजेपी में आए कैलाश गहलोत जैसे बड़े धाकड़ नेता हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि दिल्ली में जाट राजनीति का पूरा सच क्या है। देखिए, दिल्ली के 364 गांवों में 225 जो गांव हैं उसमें जाटों की आबादी सबसे ज्यादा है। जाट दिल्ली की करीब 40 सीटों पर, जी हां 40 सीटों पर अपना दमदार असर रखते हैं। जाटों की मांग है कि इस बार मुख्यमंत्री दिल्ली का ही रहने वाला होना चाहिए। आपको बता दें कि जाट नेता साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के ऐसे आखिरी मुख्यमंत्री थे जो दिल्ली के ही रहने वाले थे। अगर राजनीतिक दलों की रणनीति की बात करें तो आम आदमी पार्टी भले ही जाट वोटर्स पर फोकस कर रही है, लेकिन उसके पास कोई बड़ा जाट चेहरा नहीं है। पार्टी के सीनियर लीडर और मंत्री रहे कैलाश गहलोत बीजेपी में जा चुके हैं। कैलाश गहलोत का आरोप है कि आपके अंदर उन्हें अपमानित किया जा रहा है। इसके अलावा बीजेपी के पास प्रवेश वर्मा जो साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं जैसे लोकप्रिय चेहरा भी है, जो सीधे नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को चुनौती दे रहे हैं। बीजेपी ने अपने 68 उम्मीदवारों में से करीब 20% टिकट जाट नेताओं को दिए हैं। तो जाटों की ही तरह दिल्ली की राजनीति में गुर्जर समाज की भी जबरदस्त पकड़ है, जबरदस्त दबदबा है। देखिए, गुर्जर समाज का गणित भी आप समझ लीजिए, गुर्जरों का एंगल समझना बहुत जरूरी है दिल्ली की राजनीति में। दिल्ली की करीब 30 से ज्यादा सीटों पर गुर्जर आबादी अपना ठीक ठाक असर रखती है। खासकर ये आबादी दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में है। खास बात यह है कि इस बार दिल्ली चुनाव में गुर्जर समाज और जाट समाज के बीच जबरदस्त एकता नजर आ रही है। आइए अब विस्तार से दिल्ली के गुर्जर राजनीति जो दिल्ली की है उसका पूरा सच आपको बताने की कोशिश करते हैं। माना जाता है कि गुर्जर समाज के दिल्ली में करीब 100 गांव हैं। गुर्जर समाज के प्रभाव वाली सीटें छतरपुर, मुस्तफाबाद, तुगलकाबाद, गोंडा, गोकुलपुरी, ओखला, बदरपुर, कराबल नगर और पालम है। गुर्जर वोट राजनीतिक रूप से काफी जागरूक हैं और दूसरी जाति के वोटरों को भी वो प्रभावित करते हैं। गुर्जर और जाट वोटर चाहते हैं कि उनका समुदाय का ही व्यक्ति जो स्थानीय हो वही सीएम बने, मुख्यमंत्री बने।
और आपके पास कोई बड़ा गुर्जर नेता उस तरह का नहीं है, लेकिन बीजेपी के पास रमेश विधुड़ी जैसा गुर्जर समाज का लोकप्रिय चेहरा है। रमेश विधुड़ी को बीजेपी ने सीएम आतिशी मारलेना के सामने कालकाजी सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। तो दिल्ली में तेजी से बाहरी राज्यों से आने वालों की आबादी बढ़ी है। यही वजह है कि अब यहां की सत्ता की दशा और दिशा अब पूर्वांचली वोटर तय करते हैं। जाट और गुर्जर के बाद अब पूर्वांचली एंगल समझते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से आए प्रवासी लोगों को हम यहाँ पर दिल्ली में पूर्वांचली कहते हैं। पूर्वांचली वोटों में सभी जातियों और धर्म के लोग शामिल हैं और पूर्वांचलियों के इस दबदबे को पहचान कर बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, दोनों ही पूर्वांचलियों के मुद्दे पर जमकर राजनीति कर रहे हैं। आइए आंकड़ों के जरिए समझते हैं कि दिल्ली की पूर्वांचल राजनीति का पूरा सच आखिर है क्या। तो दिल्ली की कुल आबादी में 25% पूर्वांचल के इलाकों से आए लोग बसते हैं। ऐसा माना जाता है कि पूर्वांचल के वोटर करीब 45 लाख हो सकते हैं, ऐसा माना जाता है। आपको बता दें कि 20 सीटों पर पूर्वांचली मतदाता का अहम रोल माना जाता है। यहाँ ये जीत और हार तय करते हैं। ऐसी सीटें हैं किराड़ी, बुराड़ी, उत्तम नगर, संगम विहार, बादली, जहाँ पूर्वांचल से आए लोगों का वर्चस्व है। वहीं जनकपुरी, मटियाला, द्वारका, नांगलोई, करावल नगर में भी पूर्वांचल वासी जीत और हार तय करते हैं, जबकि विकासपुरी और सीमापुरी सीट पर भी पूर्वांचली वोटरों का जबरदस्त प्रभाव है। तो एक तरफ दिल्ली चुनाव की वजह से इंडी गठबंधन में दरार पड़ गई है, वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली चुनाव में एनडीए गठबंधन की दोस्ती और भी मजबूत होती दिख रही है। बीजेपी ने अपने सहयोगी दल एलजेपी को देवली और जेडीयू को बुराड़ी सीट दी है समझौते के तहत। देवली सीट पर एलजेपी के दीपक तंवर वाल्मीकि चुनावी मैदान में होंगे, वहीं बुराड़ी सीट पर जेडीयू के शैलेंद्र कुमार चुनावी ताल ठोकेंगे। आइए इस फैसले पर सुनते हैं एलजेपी नेता चिराग पासवान ने क्या कहा। कल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से औपचारिक ये जानकारी साझा की गई थी कि देवली की सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को दी गई है। मुझे खुशी है इस बात की कि देवली की सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी ने एक ऐसे प्रत्याशी को लड़ाने का फैसला किया है जिन्होंने निरंतरता में समाज, अपने क्षेत्र के लोगों के बीच बिना किसी लालच के, बिना किसी चाहत के निरंतरता में लंबे समय से इन्होंने कार्य करने का काम किया। गठबंधन के तहत देवली सीट से जो ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इनकी जीत तो सुनिश्चित है ही, बल्कि मैं मानता हूं कि एक बड़े मार्जिन से ये वहां से जीतेंगे। वहीं दिल्ली चुनाव में इंडी गठबंधन पूरी तरह से बिखरता नजर आया। खासकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच घमासान का असर यह हुआ कि समाजवादी पार्टी और टीएमसी जैसे गठबंधन सहयोगियों ने कांग्रेस से किनारा कर लिया और केजरीवाल के साथ जाकर वो खड़े हो गए। ऐसे में इंडी गठबंधन में मचे घमासान पर बीजेपी चुटकी ले रही है। समाजवादी पार्टी का आप पार्टी को समर्थन है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कांग्रेस के विरोध में खड़े हैं। जिस रणनीति के सारे हम लोग काम कर रहे हैं, वो रणनीति ही बताती है कि आप ही पार्टी जो संघर्ष में है और जिस मसले को लेकर के जहां से शुरुआत इंडिया गठबंधन हुआ है कि रीजनल पार्टी जो जहां मजबूत है उसके साथ खड़ा होगा। कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ एक सिचुएशनशिप में है। समाजवादी पार्टी उनका समर्थन मिल्कीपुर में ले लेती है और यूं ही जैसे उत्तर प्रदेश का बॉर्डर पार करके दिल्ली आते हैं तो वहां पर वो कांग्रेस को 3 तलाक दे देती है और आम आदमी पार्टी का समर्थन ले लेती है। और यही तो इंडिया अलायंस है। नो मिशन, नो विजन, ओनली अपना एम्बिशन, अपना करप्शन, कमीशन, कंफ्यूजन और मोदी के खिलाफ ऑब्सेशन। इसमें वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे कि आस्था के महाकुंभ पर अखिलेश यादव क्यों हैं परेशान। संगम तट पर आस्था एक तरफ दिखाई दे रही है, भक्ति का सैलाब उमड़ रहा है, तो दूसरी तरफ सियासत परेशान है और सवाल उठाने का मौका ढूंढ रही है। विदेशी मीडिया तक में महाकुंभ के आयोजन और मैनेजमेंट की जबरदस्त तारीफें की जा रही हैं। सारी दुनिया तारीफ कर रही है, लेकिन लगता है समाजवादी पार्टी इससे खुश नजर नहीं आ रही है।
उनके नेता लगातार योगी सरकार पर कुंभ को लेकर, महाकुंभ को लेकर हमलावर हैं। पहले 13 जनवरी को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ वीडियो साझा करते हुए लिखा कि सीधी मांग तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए भोजन और सिर पर साए की व्यवस्था की जाए। मतलब पहले उन्होंने महाकुंभ में व्यवस्था पर सवाल उठाए और फिर उन्होंने महाकुंभ में उमड़ रही श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से जारी किया गया हर आंकड़ा फर्जी है। आप भी सुनिए अखिलेश यादव का बयान, फिर हम आपको बताएंगे कि महाकुंभ में कैसे होती है करोड़ों लोगों की गिनती और क्या है इसका पूरा सच। सरकार का हर आंकड़ा फर्जी, कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं। सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन नहीं है पूरी, और नहीं मानता भी वीडियो दिखा सकता हूं मैं आपको। लेकिन ये बात मोटी मोटी मान लीजिए कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। दरअसल महाकुंभ में इस बार 45 करोड़ श्रद्धालुओं के पवित्र संगम में स्नान करने का अनुमान लगाया जा रहा है, भले ही अखिलेश यादव माने या ना माने। देखिए, पहले ही दिन 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में आए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, भले ही अखिलेश माने या ना माने। और महज 6 दिनों में अब तक 7 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, चाहे अखिलेश माने या ना माने। लेकिन महाकुंभ में आने वाली इतनी भारी भीड़ की गिनती आखिर कैसे होती है, ये अखिलेश यादव जैसे लोगों को बताना जरूरी है जो सवाल उठा रहे हैं। इसका चलन कब से शुरू हुआ, पहले जान लेते हैं गिनती कैसे शुरू हुई। हमारी टीम को मिली जानकारी के मुताबिक 19वीं सदी से कुंभ आने वाले श्रद्धालुओं की गिनती का चलन शुरू हुआ था। ये अखिलेश जी को ध्यान से सुनना चाहिए। उस दौरान कुंभ की तरफ आने वाले या कुंभ में आने वाले अलग अलग रास्तों पर बैरिकेड्स लगाकर एक एक करके लोगों की गिनती की जाती थी। साथ ही कुंभ आने वाली ट्रेनों के टिकट की गिनती करके भी भीड़ का अनुमान लगाया जाता था, लेकिन तब भीड़ लाखों की संख्या में आती थी, जो अब करोड़ों में तब्दील हो गई है। ऐसे में अखिलेश जी को पता होना चाहिए कि गिनती के तरीके भी बदल गए हैं। आइए हम आपको भी बताते हैं, अखिलेश यादव को भी बताते हैं कि इस बार महाकुंभ में आखिर कैसे भीड़ की, श्रद्धालुओं की गिनती हो रही है। देखिए, श्रद्धालुओं की गिनती के लिए एक स्पेशल क्राउड असेसमेंट टीम बनाई गई है, जो रियल टाइम बेसिस पर हाईटेक उपकरणों की मदद से लोगों की गिनती का काम कर रही है। इस काम में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कैमरे लोगों के चेहरे को स्कैन करते हैं और वहां मौजूद भीड़ के हिसाब से ये अनुमान लगाते हैं कि कितने घंटे में कितने लाख लोग महाकुंभ में आए हैं। इस समय महाकुंभ क्षेत्र में ऐसे करीब 1800 कैमरे लगे हैं। सोशल क्राउड असेसमेंट टीम लोगों की गिनती करने के लिए ड्रोन की भी मदद ले रही है। ड्रोन कैमरों से एक निश्चित क्षेत्र में भीड़ के घनत्व को मापा जाता है और ये पता लगाया जाता है कि एक दिन में कितने लोग महाकुंभ में शामिल हो रहे हैं और कितने लोगों ने संगम में स्नान किया है। इसके अलावा कितने लोग किस रूट से आ रहे हैं और किस खास एरिया में क्राउड डेंसिटी क्या है, वो भी कैमरों के माध्यम से ही तय की जाती है, आंकड़ा उसका जारी किया जाता है। इसके अलावा एक ऐप के जरिए भी लोगों के पास मौजूद जितने मोबाइल फोन है उसके औसत आंकड़े की भी गिनती की जा रही है और ये सभी डेटा क्राउड असेसमेंट टीम को भेजा जा रहा है, जो लोगों की गिनती के फाइनल आंकड़े मुहैया करवा रही है। तो देखा आपने, महाकुंभ के आंकड़े जुटाने के लिए अब अलग अलग स्तरों पर तकनीक की मदद ली जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा सटीक आंकड़े जुटाए जा सकें। आइए अब सुनते हैं कि अखिलेश यादव की ओर से महाकुंभ के आंकड़ों को फर्जी बताने पर बीजेपी, कांग्रेस और साधु संतों ने क्या कहा। ये सब बयान दे करके वो क्या दर्शाना चाहते हैं ये वो खुद ही समझते होंगे। वोट की राजनीति होनी चाहिए, लेकिन जहाँ भारत के स्वाभिमान, भारत के संस्कृति और सभ्यता की बात आती है, वहाँ हम सबको एक होकर के उस चीज को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। ये हमारी आस्था का प्रश्न है, ये धार्मिक आयोजन है और विगत सदियों से, सैकड़ों साल, हजारों साल से होते चला आ रहा है। जिसकी आस्था है वो जाके दर्शन करेगा, स्नान करेगा। मुझे लगता है कि न सरकार को इसमें आंकड़े बताने की जरूरत है, न इस पे आगे किसी को बोलने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी खुद कहीं और डुबकी लगा के ट्वीट कर रहे थे। वो खुद महाकुंभ में नहीं गए, तो जब महाकुंभ में नहीं गए तो घर बैठ करके वो कहाँ से टीवी पे काउंटिंग कर रहे थे क्या?
उनके पास अगर खुद के आंकड़े हैं तो बता दें। कल इनके एक नेताजी कह रहे थे कभी वो जो पहले जो एक विदेशी यूनिवर्सिटी थी उन्होंने आंकड़े दिए थे, कभी वो आंकड़े सही थे और हमारे वाले आंकड़े